हेलो चैंपियन, हाउ इज द चोस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद द फ्रिक्शन। सो प्रीवियस लेक्चर में फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रिक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे तो स्लीप होने में समय नहीं लगेगा। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में, बता रहा था। तो बेसिकली फ्रिक्शन आपको टू टाइप्स का बताता है, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम फ्रिक्शन कहाँ पे वर्क करेगा, तो आप क्या बताओगे? रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज उसमें कांटेक्ट पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। ओके, तो अब लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का बात कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कैसा कब वर्क करेगा, इसके बारे में डिस्कस कर दिया गया था। जब रिलेटिव मोशन न हो रहा हो, बॉडी क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, नो रिलेटिव में, स्लीपिंग नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बोल रहा हूँ कि नो रिलेटिव मोशन, और ये कब वर्क करेगा? जब बॉडी रेस्ट में हो। और क्या बता सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड की पॉइंट है, डिपेंड्स on the applied force also, applied force, या इसी के बारे में इसी को लिख सकते हो। एक ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स, एडजस्टेबल फ्रिक्शन, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, इसका वैल्यू वेरी भी कर सकता है। ओके, सो एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स है एडजस्टेबल, अपने आप को एडजस्ट करता है। वो क्वेश्चन से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, एंड डिपेंड्स लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंटैक्ट सरफेस। क्या बोल रहा हूं? कंटैक्ट सरफेस, कंटैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। और क्या बोल सकते हैं? डू नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, शेप, साइज, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। कंटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, डू नॉट डिपेंड्स, और लिख सकते हो डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कंटेक्ट, इन सब पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा। सो एक ही पॉइंट था, कहीं थ्योरेटिकल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब रही बात, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई बॉडी है, इसका मास m है, अभी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करना। ओके, सो अभी ये है, तो इसमें कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगा, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा। जब आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तभी वो फ्रिक्शन आएगा। सो फ्रिक्शन, अभी मैं फोर्स से अप्लाइड फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। सो अब क्या होगा? ये ब्लॉक आगे जाने का टेंडेंसी करेगा। सो फ्रिक्शन, अगर इस ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन। और स्टैटिक्स है, बॉडी रेस्ट में है, तो इस समय कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है आपको बताया था, कंटेक्ट जो फोर्स होता है ऑलवेज इन पेयर में लगता है। जैसे नॉर्मल हो गया और फ्रिक्शन, ये दोनों क्या है? कंटैक्ट फोर्स है, तो पेयर में वर्क करेगा। सो ये बोल सकते हो फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द पेयर। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, फ्रिक्शन वर्क इन पेयर में वर्क करेगा। ओके, दो जगह लगेगा, इस ब्लॉक पे लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन, इस सरफेस पे लगेगा राइट डायरेक्शन, तो पेयर में वर्क किया। ओके, सो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एन। या ये बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब ये अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होता है तो वहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? म्यू इंटू एन। और म्यू को क्या हम लोग बोलेंगे? म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन अपना नॉर्मल है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ओके। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है,
या आप फोर्स अपॉन फोर्स, नॉर्मल भी फोर्स है तो ये क्या लिख सकते हो आप, यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। क्वेश्चन कहीं ऐसा बोल दिया कि फ्रिक्शन में डबल कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो अगर नहीं मालूम बहुत लोग ठीक है टिक करके चले जाते हैं, तो बी अलर्ट ओके कि ए कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फोर्स नॉर्मल कुछ भी आप इंक्रीज करो, ए रिमेन कांस्टेंट होगा। डिपेंड करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पर। तो जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ, म्यू के बारे में। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करेगा। जितना सरफेस रफ होगा उसका म्यू का वैल्यू उतना ही हाई होगा। ओके, सो इसी पे कुछ हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो एक कोई ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg, इसका मास कितना है 4 kg, और इस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 है, और इस पे अप्लाइड जो फोर्स लगा है वो 6 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स जो लगा है 10 न्यूटन, कितना है, एक मिनट, इसको लिखते हैं 6 न्यूटन। ओके, सो ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। तो आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, ओके, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। तो करते हैं एक बार सॉल्व इसको। तो अगर इसको सॉल्व करें, अच्छा ये जो फार्मूला आपका था एफ स्टैटिक्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ओके, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ओके, कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो फ्री बॉडी का हम बना लेते हैं, नीचे क्या लगेगा डाउनवर्ड्स में mg 4g और अपवर्ड में नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा 4g के, और म्यू का वैल्यू दिया है तो 0.2 और इंटू क्या लिखेंगे 4g। ओके, तो कितना आ गया, g का वैल्यू 10, तो ये आ गया 8 न्यूटन, कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। सो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, मान लो कि ये आप पहला ऑप्शन दे दिया 8 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया 6 न्यूटन, ये जो फ्रिक्शन होगा ऑप्शन दे रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन दिया हूँ कि 2 न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन अगर ना समझ में आया तो नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन दिया हूँ तो कौन सा आप टिक करोगे। सो आपका आंसर आ चुका है 8 न्यूटन। तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को टिक करके बैठ जाएंगे और आपका क्वेश्चन का सलूशन गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल यहाँ पर, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ। अब यहाँ पे जो आप फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है और अप्लाइड फोर्स से क्या है, ग्रेटर है, अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर है। अगर ऐसा कहीं केस है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर या इक्वल टू अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स के ग्रेटर हो या उससे इक्वल हो, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। एक कंडीशन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा। तो जनरली बेसिकली आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं। अब स्टूडेंट जल्दीबाजी में एग्जाम में बैठे, जल्दीबाजी में 8 टिक करके बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं। तो आप अप्लाइड फोर्स देख लो, अप्लाइड फोर्स क्या लिखा है 6 न्यूटन। इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, हाँ होल्ड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स क्या है 6 न्यूटन, तो ग्रेटर है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन के इक्वल होगा, 6 न्यूटन की इक्वल होगा। ओके, सो एक ही क्वेश्चन में लिया हूं, इसको आप प्रॉपर्ली समझ लें। ओके, अब इसी पे अभी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब एंगल ऑफ रिपोज समझ लेते हैं क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो आप एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल at which
ब्लॉक या बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड या मूव, उसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन जो प्लेन है उसी का एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला आपका, इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। एक ब्लॉक को हम लोग रखे हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे एंगल हम लोग इंक्रीज करेंगे एक ऐसा आपको एंगल मिलेगा जिसपे ब्लॉक जस्ट टू स्टार्ट टू स्लिप होना स्टार्ट कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे रखा हूँ, ऐसे रखा हूँ, तो धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूँ, एंगल धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। देखो ये धीरे धीरे बढ़ा, एक एंगल पे क्या हो? स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल से वो जो इंक्लाइन प्लेन है, जिस एंगल पे वो स्टार्ट टू स्लिप कर गया, ब्लॉक जिस एंगल पे स्टार्ट टू स्लिप करेगा उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो इस सिचुएशन में बोल सकते हो जस्ट टू स्लीप, इसका मतलब उस समय क्या है? इक्विलिब्रियम में, उससे थोड़ा सा एंगल इंक्रीज किया तुरंत क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो टेंडेंसी इसका है डाउनवर्ड्स में, तो फ्रिक्शन आपका अपवर्ड में वर्क करेगा, फ्रिक्शन अपवर्ड में। ओके, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी साइन थीटा, यही वर्क करेगा। ओके, और इस पे लग रहा है डाउनवर्ड्स में कौन सा फोर्स? एम जी। कंपोनेंट इसका इधर आ गया, और इधर वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। सो कंपोनेंट आप बहुत निकाले हो, तो इन सब पे मैं डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे इस प्लेन की ऐसा तो मोशन हो नहीं रहा, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो गया? एम जी कॉस थीटा के। और इक्विलिब्रियम में है, ये अभी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स किसके होगा? एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। और फ्रिक्शन फोर्स पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एम जी हो गया सी एम जी। तो इसको इधर लेके गया तो टेन थीटा हम लोग को क्या मिल गया? म्यू, मतलब टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स म्यू। अगर ऐसा होगा थीटा ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू हो गया तो क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। अगर थीटा लेस देन टेन इनवर्स म्यू हुआ तो इससे में क्या होगा? रेस्ट में रहेगा, स्टेशनरी। ओके, सो इतना पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, इसी बेस पर। एक कोई इंक्लाइन वेज है और इसका जो एंगल बन रहा है ये आपका 53 एंगल बन रहा है। और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, मास पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, मास लेट कर सकते हो हम। और म्यू का वैल्यू दिया है 1.73। ओके, 1.73। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या स्टेशनरी रहेगा? तो ब्लॉक आपको बताना है क्या होगा, स्लाइड करेगा या स्लिप कर जाएगा या स्टेशनरी रहेगा। ओके, सो कंडीशन को होल्ड कराते हैं हम लोग। अगर हम लोग निकालें इसमें थीटा, अगर निकाल रहे हैं, क्या था आपका? थीटा। ओके, टेन थीटा का वैल्यू अगर निकाला जाए, टेन थीटा इक्वल टू क्या था? या थीटा इक्वल टू म्यू था, तो म्यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? या ऐसे लिख लो, टेन थीटा म्यू का वैल्यू 1.73 है, म्यू का वैल्यू 1.7, थीटा का वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। और ये अपने आप में क्या हो? 1.73 क्या हो गया? √3 हो गया, √3 हो गया। तो आपको मालूम है थीटा के किस वैल्यू के लिए टेन थीटा √3, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। ओके, 60 मतलब थीटा एंगल इस 60 से अगर एबव एंगल ऑफ रिपोज क्या मिल गया? 60 डिग्री। अगर इससे एबव हुआ तो क्या होगा? स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। और आपके पास यहाँ पे एंगल है कितना? यहाँ पे एंगल कितना है? 53। तो 53 है, तो इससे कम है तो क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। ओके, ए क्या है? इससे एबव होने पे स्लाइड करेगा, और जबकि एंगल कितना है? 53, तो कम है उससे, तो क्या रहेगा? स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपसे पूछ सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एक, कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है आपका 45, एंगल कितना है 45, और म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 1.73, ओके 1.73। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इस पे मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए टू स्लाइड करने के लिए, इसको स्लाइड करने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लीप द ब्लॉक को स्लीप कराने के लिए मिनिमम से कितना, या मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक को मूव कराने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप देख लो क्या पहले, अच्छा फोर्स कब रिक्वायरमेंट हो, अगर अपने आप स्लिप कर जा रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मूव कराना है तो आप चेक कर लो क्या कंडीशन होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग निकाले हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या निकालोगे आप 1.73, अपने आप में क्या है √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री, ओके थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये अभी क्या है स्टेशनरी है, सो स्टेशनरी है तो इस केस में आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। सो फोर्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, अब इसका मतलब ये रेस्ट में है, अभी स्टेशनरी है, अब फोर्स लगाने के लिए इसका टेंडेंसी है डाउनवर्ड्स में, तो फ्रिक्शन इधर वर्क करेगा, ओके फ्रिक्शन इधर वर्क करेगा। अब इसका फ्री बॉडी जब बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा यहाँ पर एफ मिनिमम फोर्स, और एक और फोर्स लग रहा है इधर, कौन सा फोर्स mg साइन थीटा, और एक किसके होना चाहिए फ्रिक्शन के इक्वल, एक किसके इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन के इक्वल, ओके। सो एफ मिनिमम प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा, ओके। सो मिनिमम फोर्स ऑफ कितना आ गया म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा, ओके। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एफ मिनिमम, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है mg कॉमन मिल गया, म्यू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब इन सब का वैल्यू रख दें तो mg म्यू का वैल्यू 1.73 इंटू कॉस 45, ये भी √3 ये भी 1/√2, ठीक है ना। तो mg माइनस इसको किए तो कितना आ गया 0.73 अपान में √3, ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। सो कई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से इसका वैल्यू अगर एबव है तो क्या करेगा स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दिया कि ये एंगल है अपना 70 डिग्री, अगर क्वेश्चन में दे दिया, अब इस केस में मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होगा इसको मूव कराने के लिए, तो क्या बताओगे आप एंगल ऑफ रिपोज, ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज से एबव है तो स्लाइड अपने आप कर जाएगा। तो इस केस इस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स क्या होगा 0। तो आप क्वेश्चन को रीड कर लेना या क्वेश्चन को एंगल ऑफ रिपोज से कंपेयर कर लेना क्या कंडीशन बन रहा है, ओके। एक टर्म और पढ़ते हैं हम लोग, फ्रिक्शन एंगल। कौन सा एंगल फ्रिक्शन एंगल, या इसको कोन एंगल भी बोलते हैं, सेमी कोन एंगल भी बोलते हैं, सेमी कोन एंगल। अभी समझ जाएंगे हम लोग सेमी कोन एंगल क्यों बोलते हैं। सो एक कोई ब्लॉक है, मास इसका m है, इधर फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स अप्लाइड, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, ये आ गया आपका फ्रिक्शन, और इसका टेंडेंसी है अपवर्ड। अभी ये रेस्ट में ऐसा मोशन नहीं हो रहा है, अपवर्ड में क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा, और इन दो डाउनवर्ड्स में mg लगेगा, और नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट है, तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा कहीं इधर आएगा, इनके बिटवीन में कहीं पे मिलेगा। सो ये जो रिजल्टेंट है किसका नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, और नॉर्मल के बीच को ही एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल, ओके। सो इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन है तो वेक्टर है कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो उसको, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा फ्रिक्शन हो जाएगा, ये भी अपने आप में फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल तो है ही अपना,
तो 10 इस ट्रिएंगल में 10 अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, और फ्रिक्शन आपको मालूम है म्यू एन अपॉन एन, ओके, ये कैंसिल आउट, तो 10 अल्फा का वैल्यू आ गया, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। तो जो फार्मूला अभी एंगल ऑफ रिपोज का पढ़े थे सिमिलर वही फार्मूला मिल रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो किसके बीच का एंगल था, एक किसके बीच का एंगल, दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रिक्शन एंगल को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किसका है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, रिजल्टेंट एंड नॉर्मल, इन्हीं के बीच को एंगल को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल। अब देखो अगर ये अप्लाइड फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाए तो फ्रिक्शन इधर वर्क करेगा, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप बाहर की तरफ लगाए तो बैकवर्ड में क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो आप देखोगे ऐसे हर डायरेक्शन में अगर 360 डिग्री पे अगर फोर्स लगाओगे तो कोन की तरह ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ये आधा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, सेमी कोन एंगल, ओके। लोग पढ़ लिए हैं टॉपिक, अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। एक कोई ऐसा बॉल है, कटोरा, ठीक है ना, हेमी स्फीयर है ऐसा, हेमी स्फीयर है ऐसा, ओके, हेमी स्फीयर, इसका रेडियस क्वेश्चन में दे दिया है आर है, इसका रेडियस क्वेश्चन में आर दे दिया, और इसी पे एक इंसेक्ट है, क्या है अपना इंसेक्ट है, इसमें वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का म्यू है, इसी पे क्या करना है, वो चढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में लिखा है अप टू विच हाइट इंसेक्ट कैन मूव, कितने हाइट तक वो इस सरफेस पे जा सकता है, ओके, कितने हाइट तक पूछा है। सो जैसे जैसे आप, अब इसको भी आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये अपवर्ड में जा रहा है सो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से एबव हुआ तो स्लाइड कर जाएगा, ओके, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज तक ही वो ऊपर जा सकता है। तो लेट कर लिया, कहीं इस यहाँ पर जाने पर वो अब इसके ऊपर जाएगा तो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, एंगल ऑफ रिपोज यहीं पे मिल रहा है, ओके। सो आप यहाँ पे एक टेंजेंट से ऐसा डरा करो, टेंजेंट, क्या डरा करूँ, टेंजेंट। अगर एंगल थीटा है और ये 90 है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री से इसे चेक करना आप, ठीक है ना। और लेट कर लिया, ये जो हाइट है वो कितना है, h, ये जो हाइट है h, हाइट है जो h। सो ये टोटल अपने आप में रेडियस था, और ये अपने आप में रेडियस है ये वाला पोर्शन। तो इस कॉस थीटा इस ट्रिएंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रिएंगल ये जो बन रहा है अपना, ये ट्रिएंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा ट्रिएंगल बन रहा है। इस ट्रिएंगल में इसको बेस को अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ये बेस हो गया आर कॉस थीटा, इतना पोर्शन हुआ आर कॉस थीटा, ये टोटल आर था। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन कितना मिलेगा, ये जो मिलेगा आर माइनस आर कॉस थीटा, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट के इक्वल हो जाएगा। लेट कर लिया, एच हाइट तक वो मूव किया। अगर एच लिखा जाए, इसमें आर कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे मुझे मालूम है एंगल ऑफ रिपोज के लिए टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो एक ट्रेंगल आप बनाओ, थीटा ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 1 समझ लो, तो ये कितना आ गया 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। सो इस ट्रेंगल में मुझे कॉस थीटा का रिक्वायरमेंट है, तो क्या लिख सकता हूँ, आर 1 माइनस कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस अपान बेस कितना है 1 है, तो 1 अपान में क्या आ गया √1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये आपको मालूम होना चाहिए सब रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ही मैं ओनली डील कर रहा हूँ, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कुछ बेसिस आइडिया आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मास m है, और ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ओके। और इधर क्या वर्क करेगा, फ्रिक्शन, ओके।
सो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, रिटार्डेशन हो रहा है तो एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, लेट कर लो, रिटार्डेशन हो रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट ही होगा इसका एक्सेलरेशन का। तो एफ नेट इक्वल टू मैं लिख दिया एम ए, एफ नेट में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स और मास इंटू, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल, और इस फ्री बॉडी आर्म से नॉर्मल कितना आएगा, एम जी आएगा, तो एम ए। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई ब्लॉक, ठीक है ना, फ्रिक्शन के वजह से अगर मूव कर रहा है, ओके, फ्रिक्शन उसमें अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो उसका एक्सेलरेशन जानते रहना, म्यू जी होता है, म्यू जी। अब कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन आप क्या लिख देना, म्यू जी। बट वही अगर इंक्लाइंड प्लेन है, फॉर इंक्लाइंड प्लेन के लिए, फॉर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के लिए दो केस हो सकता है, या तो ब्लॉक अपवर्ड में मूव कर रहा हो या डाउनवर्ड्स में, मूव अपवर्ड along the inclined plane, along inclined plane, या तो मूव डाउनवर्ड along inclined plane, ओके, दो ही केस हो सकता है। तो अगर अपवर्ड में मूव कर रहा है, अपवर्ड में मूव कर रहा है, एंगल लेट कर लिया, ये थीटा है, सो ये अपवर्ड में अगर मूव कर रहा है तो इसका टेंडेंसी है अपवर्ड में जाने का, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स में, और इसका एम जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड्स में, और एम जी का कंपोनेंट ही आया था, और इधर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। फ्री बॉडी आर्म से आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट का सलूशन आपको मिलेगा। सो अगर यहाँ पे लिखा जाए एफ नेट में अपवर्ड जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें अपवर्ड जो मूव कर रहा है अपवर्ड में, ओके। सो यहाँ पे एफ नेट में क्या लिखोगे, एफ नेट में जो आएगा फार्मूला यूज करो, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एफ नेट इक्वल टू एम ए और फ्री बॉडी आर्म का इंपॉर्टेंट, तो वही यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं विद द फ्रिक्शन के साथ। तो एफ नेट में रिटार्डेशन हो रहा है तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पर, एम जी भी बन रहा है, एम जी साइन थीटा आ रहा है, और प्लस क्या आ रहा है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मुझे मालूम है यहाँ पे कितना होता है, म्यू एन, एन का वैल्यू कितना आया था, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम एम कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू क्या मिल गया, जी मिल गया, म्यू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ओके। चेक करो एक बार आप, तो इतना एक्सेलरेशन मिल गया। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, एक मिनट प्लस था, ठीक है ना। तो आपको मालूम है अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन इतना होता है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन इतना होता है। अब क्वेश्चन में अगर डाउनवर्ड्स अगर बोल रहा है तो डाउनवर्ड्स में क्या होगा, अगर डाउनवर्ड्स का डायग्राम हम लोग बनाए डाउनवर्ड्स के लिए, अब डाउनवर्ड्स का रिजल्ट क्या होगा, ये डाउनवर्ड्स का बता। तो डाउनवर्ड्स के केस में क्या होगा, ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, डाउन में, इधर मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होगा, अपवर्ड, और इधर क्या आएगा, एक और कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, कंपोनेंट तो यही आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, तो इसमें माइनस एफ नेट में क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ओके। सो ये जो ऑर्डर था बेटर रहेगा कि इसको ऐसे लिख दो, साइन थीटा अब प्लस म्यू कॉस थीटा, वही फार्मूला है, बस ऑर्डर में चेंज कर दिया, ओके। तो अगर अपवर्ड मोशन कर रही है, अच्छा डाउनवर्ड्स में जब जाएगा तो एफ नेट में क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस फ्रिक्शन में क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला है यहीं पे माइनस लग जाएगा, ओके। तो दो फार्मूला एक में ही मैं लिख दिया, ये माइनस कब यूज करेंगे, या लिख लो आप, ये माइनस यूज कर दिया, एक किसके लिए है, डाउनवर्ड्स मोशन के लिए, ओके। यहाँ पे जो आएगा वो क्या लिखोगे आप, माइनस हो जाएगा, आप फॉर्मे में रख सकते हो। टाइम को बचाने के लिए मैं क्या किया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू, आप देख सकते हो। अब कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना क्या अपवर्ड मोशन हो रहा है कि डाउनवर्ड्स, अगर रिजल्ट याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली और कम समय में सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मेरा मकसद है कि जितना टाइम का अलॉटमेंट है उससे कम समय में क्वेश्चन को डील करना, ओके। सो एक बेसिस और आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काइनेटिक से क्या होता है, ग्रेटर होता है। जब स्टार्ट करोगे ब्लॉक को आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब मोशन हो जाता है तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस करते हो, कम फ्रिक्शन फोर्स का कम फोर्स लगाना होता है। तो ऐसे ही सिमिलरली है, एक ग्राफ आप जानते रहना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिर इसके बाद थोड़ा ग्राफ डाउन हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे जाता है। सो इधर है अपना फ्रिक्शन फोर्स, ये है फ्रिक्शन फोर्स, और इधर अपना अप्लाइड फोर्स है। कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये रिलेशन आप जानते रहना। यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन काइनेटिक है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो ये पूरा पोर्शन जो है ये अपना कौन सा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देखो, एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स आपको बताया था। ये पूरा रीजन किस में आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, और ये पूरा जो रीजन है कौन सा रीजन का है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो ये अपना फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन सा ये फ्रिक्शन है, काइनेटिक है, और ये अपना पूरा वेरी कर रहा है। ओके, सो एक ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में। ओके, सो ये जो अपना ये रीजन आपको शो कर दिया हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। सो एक ब्लॉक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg। कितना है मास, 4 kg। इसका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया। ओके, और इस पे फोर्स लगाया गया है इस पे फोर्स F लगाया गया, ये इस पे फोर्स F लगाया गया। अब ये फोर्स कैसा है उसका एक ग्राफ दिया है, फोर्स कैसा है उसके बारे में इधर ग्राफ आपको बनाया गया है। सो ग्राफ कुछ ऐसा है इसका, इधर अपना टाइम, और टाइम जो है सेकेंड में है, और इधर है अपना अप्लाइड फोर्स जो लगा है, ये अपना 6 न्यूटन, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो 20 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स वेरी कर रहा है। ओके, और ये जो टाइम है ये अपना 4 सेकेंड है, और ये जो टाइम है यहाँ पर 6 सेकेंड। ऐसा आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया। तो इसका मतलब जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स टाइम का फंक्शन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। सो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, टाइम एट विच ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, कितने समय में वो ब्लॉक स्टार्ट करेगा मूव। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये पूछा है, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड पूछा है एंड 6 सेकेंड। इन सब सेकेंड पे आपसे वेलोसिटी भी पूछ रहा है। ओके, पॉज करके एक बार ट्राई करें आप, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सो अब ब्लॉक कब स्टार्ट करेगा मूव, अगर फ्रिक्शन फोर्स एबल लगा दिए फोर्स तो क्या होगा, मोशन करना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब आप चेक कर लो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के ही इक्वल ही फोर्स से एबव थोड़ा लगेगा तो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये बता सकते हो अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया तो उस केस में जस्ट स्टार्ट टू स्लिप करेगा, वही आपको टाइम निकालना है। ओके, अब वो कैसे ने, अब ये फोर्स के बारे में आपको एनालाइज करना। अब ये तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी रेस्ट में है तो रेस्ट में अगर है मूव कराना चाह रहे हो तो मूव करने के पहले कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका फ्री डायग्राम में जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही वो फोर्स होना चाहिए जिसपे मूव करना स्टार्ट कर जाए। ओके, सो यहाँ से आप लिख सकते हो फोर्स कितना आ रहा है अपना, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी। म्यू का वैल्यू 0.3 और मास 4 और जी का वैल्यू 10, तो कितना आ गया 12 न्यूटन।
मतलब 12 न्यूटन पे ए, 12 न्यूटन से अगर थोड़ा सा भी अधिक लगा हो क्या करना, मूव करना स्टार्ट करो, तो 12 न्यूटन हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स उसको रिक्वायर्ड है कि मूव कराने के लिए 12 न्यूटन, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम, तो टाइम में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ब्लॉक, तो लेट कर लिया किसी टाइम टी पर, ठीक है ना, टाइम टी पर ए फोर्स एफ लगा होगा, फोर्स एफ लगा होगा। सो इस ट्रिएंगल में स्लोप का कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, 0 से 4 सेकेंड में टेन थीटा मैं लिख रहा हूँ। 0 से 4 सेकेंड में क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है 6, 0 से 4 में कितना आ रहा है 20, परपेंडिकुलर क्या है 20, 0 से 4 सेकेंड का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अपान में बेस कितना है आपका 4 है। ओके, और इसी को मैं लेट कर रहा हूँ, ए बी एंगल अगर ये थीटा है तो स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह आपको थीटा ही एंगल मिलेगा। तो एक मैं लेट कर लिया किसी टी टाइम पे फोर्स कितना लगा है आप, तो इसको भी लिख सकते हो फोर्स अपान टाइम। ओके, तो 5 टाइम्स, तो फोर्स का वैल्यू कितना मिल गया 5t। तो मुझे पता चल गया फोर्स और टाइम में रिलेशन 0 से 4 सेकेंड का। ओके, सो एफ का वैल्यू इसमें रख देते हैं, एफ का वैल्यू यहाँ से रख दो, एफ का वैल्यू अगर इसमें हम लोग रखें तो क्या मिलेगा 5t इक्वल टू 12। तो t का वैल्यू कितना आ गया 12/5, और 12/5 का वैल्यू कितना हो गया 2.4 आ गया। मतलब 2.4 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो आप क्वेश्चन को ये प्रॉपरली समझते रहें, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मिल गया मिनिमम से मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है कि मूव कराने के लिए 12 न्यूटन, और कितना समय लगेगा 2.4, और 2 पॉइंट अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि 2 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि वो रेस्ट में 2.4 सेकेंड के बाद मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। आपसे पूछा 4 सेकेंड में, क्या पूछा है 4 सेकेंड, इसका मतलब कहीं, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है 4 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब 2.4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी है 0, और यहाँ से एक्सेलरेट करना हो, यहाँ से मतलब मोशन जो होगा एक्सेलरेट, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। अब यही समझना है आपको। अब मुझे क्या निकालना है, ए फोर्स का वैल्यू टाइम के टर्म में आ चुका है, और टाइम मुझे इतना मिल गया। अब इसमें निकालते हैं, अच्छा इस फोर्स को, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन होगा। तो अगर एक्सेलरेशन, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 5t/4, यही तो होगा। मास से डिवाइड कर दो, मास कितना है इसका, इतना है। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, सो एक्सेलरेशन अपना ये अगर, ओके 1 मिनट, तो ऐसा करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है। अब 2.4 सेकेंड के बाद का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब 2.4 सेकेंड के बाद मोशन कैसा होगा, मोशन होगा। अब मोशन जब होगा तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जो मोशन हो रहा है उसका मैं एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख रहा हूँ, उसका मैं एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख रहा हूँ, किसका, आप 2.4 सेकेंड के बाद का एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अब एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको ये तो कब का ये सिचुएशन था, ये आपका इस वाले सिचुएशन में। अब एफ नेट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अपना, फोर्स कितना आ जाएगा, एफ क्या लिखोगे, एफ माइनस, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कौन सा, काइनेटिक इक्वल टू मास है 4, एक्सेलरेशन ये। अब फोर्स आप निकाल चुके हो, एफ टी था, इसी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो एफ निकाल चुका है, एफ क्या आया था 5t आया था, तो 5t इसी में रख दिया। ओके, 5t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू, कौन सा, काइनेटिक, म्यू लिखोगे काइनेटिक 0.2 इंटू मास है 4 और g 10, ओके 4a, तो ये कितना आ गया आपका 5t, और माइनस है कितना आ रहा है 8, अपान में 4 से डिवाइड कर दो, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन मिल गया, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, जो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt, और इसी को डिवाइड करें तो 5t/4 माइनस 2, चेक करो होगा कि नहीं, यस या नो। अब मुझे वेलोसिटी, अब बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, मोशन का इक्वेशन आप यूज मत कर देना, बिकॉज मोशन का इक्वेशन तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, तो बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ओके,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डी वी इक्वल टू क्या मिल गया 5t/4 -2 और लग गया dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट। जब टाइम 2.4 सेकेंड था, 2.4 से मोशन स्टार्ट करना कर रहा है, तो उस समय वेलोसिटी क्या था 0, और टाइम जब 4 हुआ तो उस समय लेट कर लिया, वेलोसिटी v हो गया। सो क्या लिखेंगे इसका dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर करेंगे इंटीग्रेशन तो t अलजेब्राइक फंक्शन पावर में का ऐड करो तो क्या बना t का स्क्वायर अपान में उसी के डेरिवेटिव से डिवाइड करो, t²/2 ऑलरेडी 4 था, अब माइनस क्या लिखेंगे 2t माइनस 2t और लगा देते हैं लिमिट 2.4 सेकेंड से 4 सेकेंड। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो अपर लिमिट इसमें रखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे 5 × 4 का स्क्वायर 16 अपान में 8 और माइनस में 4 रखें 8 आ गया, माइनस फार्मूले में है, लोअर लिमिट में रखें 2.4 तो 5 × 2.4 × 2.4 अपान में 8 और माइनस लिखेंगे 2 × 2.4। ओके, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स गया तो ये मिल गया 10 और -8, ये 10 - 8 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 हो गया। ओके, इसको सॉल्व करें तो कितना गया 0.3 टाइम्स, तो हो गया 1.5 × 2.4 और ये कितना होगा 4.8। ओके, देखते रहें आप। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपना आ गया 2 और 1.5 को लिख दिया 3/2 और मल्टीप्लाई 2.4, ये माइनस में था, माइनस में -4.8, तो कितने टाइम्स गया 0.8। ओके, 0.8 टाइम्स गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया वेलोसिटी, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पोर्शन में, तो 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई किए 8 3 24 तो 2.4 और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है अपना, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ भी करेंगे हम लोग, ये माइनस था, जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस। ओके, बी केयरफुल। सो ये क्या रहेगा अपना 4.8, ये हुआ 4.8, चेक करो एक बार, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, हम लोग ये 2 से डिवाइड किए थे तो क्या मिला था हम लोग को 1.2 मिला था। ओके, 1.2, इसको सॉल्व किए तो इतना यहाँ पे आ गया, इतना 3.6 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इधर क्या आएगा -1.6 और प्लस 4.8। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 3.2 आ रहा होगा, चेक करें एक बार 3.2 आ रहा है। ओके, तो आपको इतना वेलोसिटी मिल गया, कितने सेकेंड पर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल गया। अब आपको निकालना है 6 सेकेंड पर वेलोसिटी, तो 4 से 6 सेकेंड में देखो फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट, तो मोशन अपना मिल गया 4 सेकेंड पे वेलोसिटी। आई होप कि आप समझ रहे हो प्रॉपर्ली, इसको एक बार 2 बार ट्राई करना। अब इसके बाद निकालना 6 सेकेंड पे वेलोसिटी। अब 6 सेकेंड के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, तो 6 सेकेंड का मतलब इस पर फोर्स अपना कितना हो गया, डायग्राम से आप देखें, और जो डायग्राम मैं बनाया हूँ तो डायग्राम में फोर्स कितना दिया है 6 न्यूटन, ठीक है ना, ये लग गया 6 न्यूटन। और इधर कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था, काइनेटिक फ्रिक्शन आया था 8 न्यूटन। चेक करो इतना होगा कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन, मोशन तो हो रहा है, फ्रिक्शन एवब होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन, यही आपको समझना है, रिटार्डेशन होगा। अब रिटार्डेशन होगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, सो एक्सीलरेशन आप क्या लिखोगे, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लिखोगे 8 - 6। ओके, 8 - और मास कितना 4, तो कितना आ गया 1/2, 1/2। ये रिटार्डेशन हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि फ्रिक्शन ये एबव हो गया, अब रिटार्ड करेगा। सो अब ये कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, तो मोशन का इक्वेशन यूज करो, वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो v रिटार्डेशन हो रहा है -a × t, v का वैल्यू आ चुका है 4 सेकेंड पे 3.2 माइनस एक्सीलरेशन 1/2, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड का बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहीं गलती करे 6 सेकेंड रख दिए, 4 गलत हो जाएगा,
तो ये अपना कितना आ गया, सॉल्व कर लो इसको। 3.2 माइनस 1 कितना आ गया, 2.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी कंसेप्ट पे और क्वेश्चन आगे लेते हैं हम लोग। एक ब्लॉक है, कोई क्वेश्चन बहुत है, कंसेप्चुअल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप ट्राई करिए क्वेश्चन, अगर डाउट है तो जरूर से जरूर उसे कमेंट्स करिए। मास एम है इसका और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अभी ये बॉडी ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है ना, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। सो आपसे फोर्स का वैल्यू मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, सो दैट कि जस्ट स्लाइड कर जाए। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है मिनिमम फोर्स एफ का वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट ब्लॉक जस्ट स्लीप या स्लाइड, ओके, या जस्ट मूव कराने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ये पूछा है। तो इसका क्या करते हैं, फ्री बैठ जाओ, मूव जस्ट मूव लिखा है, इसका मतलब हम लोग कंसीडर करें रेस्ट में है। ओके, फ्री डायग्राम बनाएंगे तो इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन, और इसका नॉर्मल आएगा एक तो एन, और दूसरा इसका कंपोनेंट भी आएगा, बी केयरफुल, एफ साइन थीटा, और अपान में क्या लिखेंगे, एम जी। इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट सब इक्वल कर दो। तो क्या मिला यहाँ से, एफ कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, फ्रिक्शन के इक्वल हो गया। और फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे एम जी नहीं लिख देना है, एन आएगा फ्री बॉडी जाम से। अपवर्ड में कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा, और इक्वल टू क्या आ गया अपना, एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, बी केयरफुल, यहाँ पे बी केयरफुल, स्टूडेंट जल्दीबाजी में नॉर्मल का वैल्यू एम जी रख देते। अब इसमें रखेंगे तो क्या बना, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू, एन का वैल्यू आ चुका है तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, मैं ब्रैकेट ऑफ भी कर रहा हूँ और इसको रीअरेंज भी कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ एफ वाले टर्म को। ब्रैकेट ऑफ करो तो एफ कॉमन लिया कॉस थीटा, इसका ब्रैकेट ऑफ किया हूँ, एफ कॉमन भी लिया हूँ, तो माइनस इधर आने पे प्लस, तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू एम जी। क्या मिल गया, म्यू एम जी। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि फोर्स कितना होगा तो आप लिखोगे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये तो फोर्स आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम मैक्सिमम पूछ दिया पूरे फिजिक्स में, मैथ में भी, तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव जीरो कर दो। अब यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है, थीटा। सो मिनिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। सो आप लिखोगे एफ मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको मालूम है डेरिवेटिव जीरो कर दो, तो डी पान डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस का माइनस साइन थीटा, और इधर म्यू कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा विल भी जीरो। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करना है, टेन थीटा म्यू आएगा, टेन थीटा म्यू आएगा। अब टेन थीटा अगर म्यू आ गया तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम फोर्स कितना है, थीटा, तो ये अपना म्यू हो गया, ये वन हो गया, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, अब इसका वैल्यू रख देते हैं तो एफ मिनिमम कितना आएगा, एफ मिनिमम का कंडीशन है हो गया, थीटा का वैल्यू इतना होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू म्यू या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। अब इस ट्रायंगल का है, अब मिनिमम मुझे फोर्स निकालना है, तो थीटा का वैल्यू अगर एक कंडीशन को होल्ड इसमें करा दिया तो मिनिमम फोर्स मिल जाएगा। तो एफ मिनिमम क्या लिखेंगे, म्यू एम जी अपान में कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से बोलो क्या लिखो, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो वन अपान में रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, प्लस म्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो म्यू मल्टीप्लाई साइन थीटा, म्यू का स्क्वायर अपान में वन प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, म्यू रूट में आएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर एम जी अपान में वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर। या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका पावर 1/2 है और नीचे पावर है 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ मिनिमम आ गया, एफ मिनिमम कितना आ जाएगा, म्यू एम जी अपान में रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर। चेक करो, इतना मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट। इससे रिलेटेड बहुत अभी क्वेश्चन है,
सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, पे स्टॉप करते हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी आपको क्यूरी, जरूर से जरूर कमेंट्स करिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।